नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। मैं हूं राजश्री और आप देख रहे हैं देश की बात। देश की बात में आपका स्वागत करते हुए आपको बता दूं कि आज क्या कुछ खास होगा। भारत को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की सदस्यता मिल गई है। साथ ही पाकिस्तान भी इस संगठन का मेंबर बन गया है और एससीओ अब 6 की जगह 8 देशों का संगठन बन गया है। स्थायी सदस्यता मिलने के बाद कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने आतंक पर इशारों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खूब सुनाया और इससे पाकिस्तान को कितना समझ में आया ये दिखाएंगे आपको आज हम देश की बात में। वहीं एससीओ देशों के विकास पर भी बल दिया गया है। बताएंगे एससीओ की सदस्यता के क्या मायने हैं खासकर भारत के लिए और इससे भारत को कौन से फायदे हो सकते हैं। ये भी दिखाएंगे कि भले ही मोदी और नवाज शरीफ ने दुआ सलाम किया, हाथ मिलाया, लेकिन ऐसा क्या है कि दिल मिलते ही नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कैसी रही पीएम मोदी की मुलाकात, इस पर भी होगी हमारी नजर। और अमेरिका में ट्रंप प्रशासन क्यों देख रहा है मोदी की राह, ये भी हम बताएंगे। वहीं वापस देश में बात होगी किसान आंदोलन की, जो मध्य प्रदेश में रुक नहीं रहा है और हालात से चिंतित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल से उपवास पर रहने का फैसला किया है। ये भी प्रचारित हो रहा है कि जो लोग मारे गए वो किसान नहीं थे क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी। वहीं कांग्रेस पर भी आंदोलन को हिंसक बनाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के पीछे का सच समझने की आज हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हैरान परेशान किसान को फायदा हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी सुलझाएंगे आज। बताएंगे क्यों कानून व्यवस्था का मुद्दा बना है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गले की हड्डी। उधर यूपी बोर्ड में किसने मारी है बाजी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है निर्देश, ये भी बताएंगे। ब्रिटेन में आम चुनाव के बाद अब किस पार्टी की बनेगी सरकार और क्या एक बार फिर से थेरेसा मे वहां की प्रधानमंत्री बन पाएंगी, इस पर भी नजर डालेंगे। और ऐसा क्या हुआ है कि आमिर खान की दंगल फिल्म की हीरोइन फातिमा शेख छा गई हैं ट्विटर पर और लगातार ट्रोल हो रही हैं, तरह तरह के उन पर कमेंट्स आ रहे हैं। क्या किया है फातिमा ने, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इन तमाम खबरों के अलावा बात इतिहास की भी होगी। और आज का दिन बेहद खास है, आज कबीर जयंती है, तो हम बात करेंगे कि क्या होता अगर कबीर आज जिंदा होते। कबीर की नज़रों से देखेंगे आज की दुनिया को और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी कुछ बदली है आज की दुनिया और क्या वाकई कबीर आज भी हमारे लिए मौजूद हैं। तो समझेंगे कबीर को भी आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश की बात के इस नए सफर को। भारत अब शंघाई सहयोग संगठन का ऑब्जर्वर देश नहीं रहा, उसे एससीओ की पूर्णकालिक सदस्यता मिल गई है। 2015 में रूस के उफा में संगठन की बैठक के दौरान भारत को सदस्यता देने पर सहमति बनी थी। संगठन में भारत की एंट्री से जहां उसे मध्य एशिया तक पहुंचने में सहूलत होगी, वहीं आतंकवाद और कट्टरपंथ जैसे मुद्दों पर भी उसे मदद मिलने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता मिलने पर भारत ने सभी एससीओ सदस्यों का आभार जताया। इसके बाद पीएम मोदी ने दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अवगत कराया। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। भारत के साथ पाकिस्तान को भी एससीओ की सदस्यता मिली है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। मोदी ने आतंकवाद का पालन पोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हुए एससीओ सदस्यों को इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने आतंक पर इशारों में नवाज शरीफ को खूब सुनाया।
तो एससीओ देशों के विकास पर भी बल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की 42% आबादी और 20% जीडीपी का नेतृत्व करने वाले शंघाई सहयोग संगठन के पास पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। हमारी सदस्यता के समर्थन के लिए मैं एससीओ के सभी देशों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सदस्यता की एक्सपांशन के बाद एससीओ विश्व की लगभग 42% जनसंख्या, 20% जीडीपी तथा 22% भूभाग को रिप्रेजेंट करेगी। 6 देशों के संगठन की शुरुआत 2001 में हुई थी। 2015 में रूस के उफा में बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान को इसमें पूर्ण रूप से शामिल करने पर सहमति बनी। इससे पहले दोनों देश ऑब्जर्वर के तौर पर इसकी बैठकों में शामिल होते रहे थे। एससीओ एक राजनीतिक और सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए बना संगठन है। भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान इसके स्थायी सदस्य देश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ कई बार आमने सामने आया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई आधिकारिक वार्ता नहीं हुई, लेकिन प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए पीएम मोदी ने अनौपचारिक वार्ता के दौरान नवाज शरीफ की सेहत के बारे में पूछा। पीएम ने नवाज शरीफ की मां की तबीयत का भी हाल जाना। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद कसीदा हैं। सीज फायर उल्लंघन और कुलभूषण जाधव के मामले पर भारत पाकिस्तान के बीच तल्खी काफी बढ़ी हुई है। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद कसीदा हैं। रिश्तों में तनाव और दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकातों की अटकलों के बीच एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों को दिए गए रिसेप्शन में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे का अभिवादन किया। खबरों के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने आए नेताओं के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ से उनकी तबीयत और पाक पीएम की मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे। नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेता एक दूसरे से मिले। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल वागले ने द्विपक्षीय वार्ता के सवाल पर कहा था कि भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। शंघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत में प्रतिभागी देशों के नेताओं के लिए रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ शामिल हुए। इस दौरान जब पत्रकारों ने नवाज शरीफ से पूछा तो वो बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराकर निकल गए। इसके बाद से ही मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पाकिस्तान में सेना सरकार पर हावी है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक उदाहरण कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में भी देखने को मिली, जहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही थी। सम्मेलन के दौरान नवाज शरीफ सेना के अधिकारी से निर्देश लेते हुए दिखे। दरअसल नवाज शरीफ जब सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे, ठीक उसके पहले सेना का एक अधिकारी उनके पास आया और कान में कुछ कहने लगा। शरीफ ने अधिकारी की बात को गौर से सुना और हामी भरी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या नवाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भी सेना की भाषा बोल रहे हैं? खैर, इतना तो साबित हो ही गया कि पाकिस्तानी सेना नवाज शरीफ का साया कभी नहीं छोड़ती। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेना का अधिकारी आकर और नवाज शरीफ को कुछ समझा रहा है। पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जाने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनकी कोशिश वक्त का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की होती है। वो अपने दौरे के हर एक सेकंड का ख्याल रखते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में भी एससीओ बैठक के अलावा पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। उन्होंने संगठन की बैठक में शामिल होने के साथ साथ सदस्य देशों के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। हालांकि पाक पीएम नवाज शरीफ के साथ उनकी आधिकारिक वार्ता नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जरूर मुलाकात कर ली। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की।
इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिले। अस्ताना में हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एससीओ में भारत को शामिल कराने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। भारत को एससीओ की सदस्यता के लिए आपके निजी समर्थन और प्रयासों के लिए हम आभारी हैं। दोनों देशों के बीच चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर मतभेद है। लिहाजा इस मुलाकात को संबंध सुधारने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये मुलाकात भारत द्वारा वन बेल्ट वन रोड फोरम का बहिष्कार किए जाने के बाद हुई है। पिछले महीने बीजिंग में आयोजित इस बैठक का भारत ने बहिष्कार किया था। इसमें विश्व के 29 नेताओं ने हिस्सा लिया था। भारत ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को संप्रभुता का मामला बताते हुए बैठक का बहिष्कार किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस बात के संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी कर सकते हैं। यूं तो अभी मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख तय नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी जून के आखिर में अमेरिका भी जा सकते हैं। विदेश दौरों के लिहाज से ये जून का महीना पीएम मोदी के लिए काफी व्यस्तताओं वाला है। देश जहां भीषण गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है, तो वहीं मोदी एक के बाद एक विदेशी दौरे कर पसीना बहा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी इसी महीने अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जून के आखिरी में पीएम मोदी की मेजबानी की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हीथर नॉर्ट ने कहा कि हम पीएम मोदी का वाशिंगटन में स्वागत करना चाहते हैं। हमें यकीन है कि उनका दौरा इस महीने के आखिर में होगा। मोदी ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका आ सकते हैं। दोनों के बीच व्हाइट हाउस में बैठक होगी। हालांकि इस बैठक की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। अगर पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो ट्रंप प्रशासन में उनकी ये पहली अमेरिका यात्रा होगी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा पीएम मोदी 4 जुलाई से 3 दिन के इजरायल दौरे पर रहेंगे। इजरायल के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित होने के बाद वहां जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात देश में चल रहे किसान आंदोलन की करें। मंदसौर, नीमच, इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने उपद्रव किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उधर आंदोलन की आंच में पिछले कई दिनों से झुलस रहे मंदसौर में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य की ओर लौट रहा है। जिले में शांति को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील बढ़ाकर 8 घंटे कर दी है। मंदसौर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई। लोग काफी दिनों के बाद रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार में नजर आए। मंदसौर से उठे किसान आंदोलन की आज भोपाल पहुंच गई। पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत पर नाराज प्रदर्शनकारियों ने भोपाल इंदौर हाईवे पर जमकर उपद्रव किया। छोटी छोटी टोलियों में बंटकर आंदोलनकारियों ने जमकर पथराव किया। उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ पर नियंत्रण के लिए आंसू गैस की गोली भी छोड़े। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन के लिए राहत की बात ये रही कि पिछले कई दिनों से हिंसा का शिकार हो रहा मंदसौर जिला धीरे धीरे शांति की ओर लौट रहा है। स्थिति में सुधार होने पर प्रशासन ने सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया। कोई अप्रिय घटना की भी कोई सूचना नहीं है, इसलिए आज हम लोगों ने सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक का कर्फ्यू में ढील दी है। सब ठीक रहता है तो फिर कल से हम लोग और विचार करेंगे। कर्फ्यू में ढील दिए जाने से आम लोगों को काफी राहत मिली। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। परेशानियों का सामना तो आम जनता को झेलना पड़ा ही है यहाँ पर, और कई बच्चों का नुकसान, कई स्कूलों का नुकसान, कई इन चीजों को देखते हुए बहुत राहत महसूस हो रही है। आज छूट मिलने से काफी राहत मिली पब्लिक को। 3-4 दिन से पब्लिक परेशान थी, हर चीज की आवश्यकता थी, उसकी जो महसूस करी थी उसको परेशानी के कारण आज जब छूट मिली है तो कल शाम को जैसे 4 से 6 छूट मिली तो लोगों ने काफी राहत रहती थी। अब जाके 10 से 6 की छूट हुई है तो आज काफी दिन लोगों को आराम का रहेगा और सब प्रकार की वस्तुएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। मंदसौर में मंगलवार को पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद से मालवा के 7 जिलों तक हिंसक विरोध प्रदर्शन फैल गया।
पुलिस ने हिंसा में शामिल 150 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति के घुसने की इजाजत फिलहाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। तो किसानों का ये आंदोलन एक के बाद एक कई शहरों में फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, यहाँ तक कि राजस्थान के भी कुछ जो सीमोत्तर प्रदेश हैं वहाँ पर भी ये फैला हुआ है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में ये स्थिति सबसे गंभीर बनी है। उधर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के गोद लिए हुए देवेंद्र फडणवीस के गांव में ही वहाँ पर आज किसानों ने प्रदर्शन किया। अपने तमाम जो सब्जियां थी, जो फसल थी, उसको रास्ते पर बिखेर दिया। उधर मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कह रहे हैं कि वो किसानों को कर्ज माफी देंगे और ऐसी रकम देंगे कि किसान खुश हो जाएंगे, इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी का रास्ता ढूंढा है इस आंदोलन को शांत कराने के लिए। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला ले लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार से भोपाल स्थित भेल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठने का फैसला कर चुके हैं। किसानों से आंदोलन स्थगित करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंदोलन हिंसात्मक हो गया है, जरूरी है कि इसे रोका जाए। बातचीत से हर समस्या का रास्ता निकलेगा और मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। ऐसे में जल्द से जल्द इस हिंसा को रोकना होगा और हमें इसके लिए नए रास्ते निकालने होंगे। नहीं बैठूंगा, वल्लभ भवन में नहीं बैठूंगा, मैं भेल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से, किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन अराजक हो गया है, आंदोलन स्थगित करें, चर्चा के लिए आगे आएं और शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। बैठ के होगी, स्थिति पर नजर रखी जाएगी। तो शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग तरह का रास्ता निकाला है। उधर मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बीच उन्हें हिंसा और आगजनी के लिए भड़काते हुए कुछ कांग्रेसी नेताओं का वीडियो सामने आया है। उसके बाद और हड़कंप मच गया है और इस वजह से लगभग 18 कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शिवपुरी से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटिक जहां एक वीडियो में लोगों को थाने में आग लगाने के लिए भड़काती दिख रही है, तो वहीं रतलाम जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता DP धाकड़ का 3 जून का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की एक भी गाड़ी आ जाए तो उसे जला दो। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और दूसरी बात, भैया बैठ जाओ यार, मेहरबानी 4 बार। और दूसरी बात सुन लेना, कोई भी किंतु परंतु थाना पुलिस कोई डरने की जरूरत नहीं। और कल तक मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी तो आप सब लोगों की जवाबदारी है कि एक एक व्यक्ति, मैं इतने 10 साल से लड़ रहा हूँ ईमानदारी से, मैंने कभी चुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस नहीं करी है, सब लोग जानते हैं। और ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि हमने अपमान सहा है। करसान की औलाद बेड़ो ऐसो लागे कि हमारे बहुत बड़ो जीवन में गुनाह कर दी दो, भगवान ने गलती कर दी थी कि हम करसान का घरे पैदा कर दी दो। लेकिन ये बात 10 साल में आज मंडी में ईमानदारी से देख लो, मेरा करसान ने जदी ज्यादा जदी मारता था, मैं अबे तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी जिसमें कांग्रेसी नेता किस तरह से भड़का रहे हैं किसानों को। इसी से समझ में आ रहा है कि ये आंदोलन जहां पर भावनात्मक था, आर्थिक था, उससे कहीं ज्यादा इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक कारण भी रहे होंगे। लेकिन अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम बात किसान आंदोलन उससे जुड़ी खेतीहर किसानों की समस्या की करेंगे। आखिर क्यों ऐसे किसान जिनके पास खेती की जमीन नहीं है उन्हें असामाजिक तत्व माना जा रहा है। इस आंदोलन का एक पक्ष ये भी है कि ऐसे जो किसान मर गए उनके लिए अब कहा जा रहा है कि चूंकि उनके पास खेत नहीं थे इसलिए वो किसान ही नहीं थे। क्यों कहा जा रहा है कि आंदोलन में शामिल ये लोग दरअसल किसान नहीं हैं? आखिर हमारे देश के सिस्टम ने ही तो इन्हें किसान से खेतीहर मजदूर बनाया है। कैसे इस देश का होरी खेतीहर मजदूर बनता जा रहा है, वहीं कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सरकार का रवैया दूसरा किए हुए, देखिए आज सुनिए सरकार में।
मध्य भारत में उपजे इस किसान आंदोलन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी प्रचारित हो रहा है कि जो लोग मारे गए वो किसान नहीं थे क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन को हिंसक कुछ अन्य दलों ने बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी दलीलों से किसानों की समस्या और उनके संघर्ष की अहमियत को कम करने की कोशिश कहां तक सही है। किसानों की समस्याओं का हल तलाशने के बजाय उस पर चल रही दोनों तरफ की राजनीति से किसानों का क्या भला हो पाएगा। लेकिन अपने फायदे के लिए दोनों पक्ष किसानों और उनकी समस्याओं को भुनाने में तुले हुए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को कहा था। इसके बावजूद किसानों को खेत खलिहान छोड़ सड़क पर संघर्ष के लिए उतरना पड़ रहा है। ये स्थिति और ज्यादा भयावह है। किसानों की स्थिति कैसी है और कैसे किसानों के परिचय में ही तमाम घालमेल आ गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन प्रदेश के साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी जोर पकड़ रहा है। चेन्नई में भी प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन सत्ता का अहंकार किसानों का दर्द समझने के बजाय दमन की राह अपना रहा है। अगर मंदसौर में मारे गए लोग किसान नहीं थे तो उनको मुआवजे का ऐलान क्यों किया गया। कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के पास जमीन नहीं थी, उन्होंने जीन्स पहन रखी थी, वो नक्सली थे, वो कांग्रेसी थे, क्योंकि किसान तो आत्महत्या करता है, हिंसा नहीं। सरकार की किसानों को लेकर समझ इससे भी पता चलती है कि उनकी नजर में किसान की परिभाषा क्या है। उसे ये भी नहीं मालूम कि जोत का आकार कितना छोटा होता जा रहा है, गुजर बसर कितनी मुश्किल होती जा रही है। देश की विकास दर 7 से 8% है तो कृषि की 60 साल से सिर्फ 2%। आज का होरी दूसरे के खेतों में मजदूर है, अपने खेतों का सपना पछाड़ खाकर मर चुका है। बड़ी जोत वाले उनसे खेती कराते हैं, लेकिन उसके लिए खेत ही रोजगार का साधन है। खेती हर मजदूर और किसान में फर्क करने वाली सत्ता का चरित्र उद्योगों और कॉर्पोरेट के प्रति अपनी नीतियों से भी पहचाना जाता है। बड़े उद्योगपति कर्ज के पैसे से धंधा करते हैं, जेब का पैसा नहीं निकालते। फिर भी केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में बड़े कॉर्पोरेट को बड़ी राहत दी। 50 करोड़ से ज्यादा कारोबार होने पर भी उन्हें 30% से कम कर सिर्फ 25% टैक्स देने की राहत दी गई। ऐसे में अगर किसान 10 लाख के कर्ज की शर्त आसान करने की मांग करता है तो क्या गलत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में पेंशन, पीएफ, मेडिकल और तमाम सुविधाओं के प्रावधान हैं, तो किसान अगर पेंशन की मांग करता है तो नाजायज क्यों कहा जा रहा है? उसकी पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य में उसकी जमीन की कीमत नहीं जोड़ी जाती, जबकि हर उद्योग धंधे में जमीन और बुनियादी ढांचे से लेकर मार्केटिंग और हर दूसरे खर्च जोड़कर देखा जाता है। अगर किसान समर्थन मूल्य 50% की बढ़ोतरी की मांग करता है तो क्या गलत है? इन मांगों पर गौर करने के बजाय किसान आंदोलन में राजनीति देखी जा रही है। यूपी के किसान की कर्ज माफी का ऐलान क्या वोटों की राजनीति नहीं था? सत्ता की हवस में ये आग खुद सरकार के लगाई हुई है। यूपी में कर्ज माफी तो दूसरे राज्यों में कर्ज माफी के लिए किसान अगले चुनाव तक का इंतजार क्यों करे? इस चुनावी घूसखोरी के बजाय किसान के बेटों की सरकार अब तक अंधे गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रही है? नौटंकी की हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनिश्चितकाल के अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। उन्हें किसानों के घर में चल रहे अनशन से कोई सहानुभूति नहीं। क्यों वो अपनी उस नौकरशाही के खिलाफ अनशन नहीं करना चाहते थे जो खुद गोली चलवाती है फिर पलट जाती है कि गोलियां तो आसमान से बरसी होंगी। अगर कांग्रेस के गुंडा तत्व आंदोलन में घुस आए हैं तो ये भी नहीं भूलना होगा कि मध्य प्रदेश में आग खुद आरएसएस के एक नेता की लगाई हुई है। जब ये आंदोलन आपके संघ परिवार के सदस्य की देन है तो आपको कम से कम किसानों से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका मिला था। लेकिन अब आपके लोग दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में किसानों पर हुई गोलीबारी में 24 किसानों की मौत का हवाला दे रहे हैं और खुद को सही ठहरा रहे हैं। ये दलीलें क्या कहती हैं सरकार? देश में किसान पेट की आग और आक्रोश से जल रहा है और आप नीरे की तरह चैन की बंसी बजा रहे हैं। किसान को ट्वीट कर संदेश देने का वक्त भी नहीं निकाल पा रहे। आपको जननायक बनने के लिए किसानों का दर्द समझना होगा, सत्ता का मद उतारना होगा। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन।
तो ये मसला ज़मीन से जुड़ा है। ऐसे में ज़मीन पर उतरकर ही किसानों की समस्या को समझा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि किसान का ये जो आंदोलन शुरू हुआ वो जिस विचार के साथ शुरू हुआ, धीरे धीरे इसमें बेहद ज़्यादा मिलावट हुआ और तमाम दलों ने इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जटिल होती कानून व्यवस्था राज्य सरकार के लिए अब चिंता का सबब बन गई है। इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं। बावजूद इसके नतीजा कुछ खास देखने को नहीं मिला है अब तक। अब कल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री एक बार फिर से कलेक्ट्रेट सभागार में 5 मंडलों के अधिकारियों की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से सवाल जवाब होंगे। साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। जिसको नहीं है कानून पर भरोसा, वो छोड़ दे उत्तर प्रदेश की सीमा। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें। कानून हाथ में लेने का प्रयास करोगे तो कानून सख्ती से करेगा अपना काम। हम लोग प्यार से एक बार 2 बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सख्ती के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा। कुछ ऐसे ही सख्त लिहाज में सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी दी थी और जनता के अंदर ये विश्वास जगाने की कोशिश की थी कि अब राज्य में कानून का राज कायम होगा। पर प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो अपराधियों ने सीएम योगी की इस चेतावनी को न्योता समझ लिया हो और यूपी में ही अपराध के शिखर पर कायम होने की संभावनाएं तलाश रहे हों। कहने को तो अभी सीएम योगी की सरकार बने हुए करीब 2.5 महीना हुआ है और विपक्ष ने भी कहा है कि 6 महीने का वक्त वो सरकार को देना चाहते हैं। पर जिस रफ्तार से अपराध प्रदेश में बढ़ा है, विपक्ष के सरकार पर हमले और सीएम योगी की चिंताएं बढ़ गई हैं। शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने अब कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बागडोर खुद संभालने का मन बना लिया है। सीएम योगी 10 जून को कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में 5 मंडलों की समीक्षा बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस वक्त हम इस सभागार में खड़े हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस सभागार में बैठेंगे और अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम सभागार लखनऊ है ये और यहाँ डीएम ऑफिस है। यहाँ पर तमाम जिले के अधिकारियों के साथ तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के मूल बिंदु जो हैं वो होंगे कानून व्यवस्था, जो अहम मायने में सबसे ज़्यादा खास माना जा रहा है। जघन्य अपराध होने पर सीनियर अफसरों का भ्रमण और डीएम और एसएसपी को बड़ी घटनाओं पर संज्ञान के साथ शासन को मिलने वाली जानकारी देना, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। गर्मी के मौसम में यूपी में कानून को इस कदर लू लगी है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर अधिकारियों की क्लास लेगा। लगता है हाल की घटनाओं को देखते हुए योगी जी को अपने उन अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया है जो उनके सामने नंबर बढ़वाने के चक्कर में कभी शहीदों का अपमान करते हैं तो कभी दलितों को साबुन शैम्पू बांट कर सीएम की छवि खराब करते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि ना तो कानून व्यवस्था की धमक बची और न ही योगी की हनक बची। आज 2 दिन से सीतापुर बंद है। आप लखनऊ की समीक्षा करने जा रहे हैं। सीतापुर भी तो लखनऊ डिवीजन में ही है। तो पहले सीतापुर की हालात सामान्य करते तब जाके लखनऊ कलेक्ट्रेट में बैठते तो बेहतर। कानून व्यवस्था के बारे में और शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था सभी को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है सुशासन देने का उत्तर प्रदेश को, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का जो उनका संकल्प है, उसको लेकर के वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में कब स्थापित होगा सुशासन, कब सुधरेगी कानून व्यवस्था, कब लगेगी गुंडों पर लगाम, इन तमाम सवालों के जवाब सीएम योगी को ढूंढने होंगे। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री राज्य की जनता का कानून में विश्वास जगाएं, वो जनता जो प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें सत्ता में लाई है। हिमांशु दीक्षित, एपीएन। वैसे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर भी है। एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा के 10वीं और 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं और 12वीं में फतेहपुर की लड़कियों ने टॉप किया है। इस बार परीक्षा में कुल 60 लाख छात्र शामिल हुए थे और इन छात्रों में सबको पछाड़कर इन लड़कियों ने कमाल किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में फतेहपुर की सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी तिवारी ने 96.20% अंकों के साथ टॉप किया, जबकि फतेहपुर की ही तेजस्वी देवी ने 95.83% नंबर के साथ हाई स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। 96.2% नंबर मिले।
आगे क्या बनना चाहती हैं, कुछ क्या करना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। इंटरमीडिएट में 95.80% अंकों के साथ भावना दूसरे नंबर पर रही, जबकि सोनम सिंह तीसरे नंबर पर रही। ऐसे ही हाई स्कूल यानी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 95.33% नंबरों के साथ क्षितिज को दूसरा और नवनीत को तीसरा स्थान मिला। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सफल छात्रों ने अपनी सफलता का जमकर जश्न मनाया। वाराणसी और कानपुर में छात्र साल भर की मेहनत को नंबरों में तब्दील होता देख खुश नजर आए। सर नंबर तो मेरा 500 में से 453 है और तैयारी के मामले में तो सबका पहले सपोर्ट ही ज़रूरी है। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, कोचिंग स्कूल इन सब का बहुत बड़ा हाथ था इन सब में और मेहनत से ही ये इतना मतलब नंबर पा सके। बहुत खुशी हो रही है इसमें हम अपने मम्मी पापा और गुरुजनों को, टीचर जिन्होंने हमको पढ़ाया, सहयोग किया, बाबा को अपने सबको सहयोग दिया। सब आगे क्या टारगेट है, आगे क्या करना है? हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। इस बार हाई स्कूल में 81.18% जबकि इंटरमीडिएट में 82.62% छात्रों ने सफलता हासिल की है। एशिया के सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा में करीब 60 लाख छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड ने पहली बार पूरे प्रदेश से दागी जिलों की कॉपियां अलग से इलाहाबाद में मंगवाकर चेक करवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य किए जाने को लेकर दार्जिलिंग जिले में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ममता सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया है। प्रदर्शन के हिंसक हो जाने और वाहनों को आग लगा दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्थिति को अब नियंत्रण में बताया है। पूरे बंगाल के स्कूलों में बंगाली पढ़ाए जाने को अनिवार्य किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की मांग है कि नेपाली को भाषा के रूप में पढ़ाया जाए और जरूरत हो तो हिंदी पढ़ाई जाए, लेकिन जनमुक्ति मोर्चा ममता सरकार के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, इसके लिए मैं सरासर जिम्मेदार वहां की सरकार को मानता हूं, क्योंकि सरकार को अच्छी तरह से मालूम था कि भाषा के नाम पर दार्जिलिंग उत्तप्त है। ममता बनर्जी की सरकार ने ये कोशिश की है कि शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से वहां के लोगों को, निहत्थे लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम किसी तरह का भी दमन करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार के लिए दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी इलाके की महत्ता को दर्शाने के लिए ममता बनर्जी ने पहली बार इस इलाके में कैबिनेट बैठक की। बैठक में बंगाली को अनिवार्य किए जाने पर बात हुई। इसके बाद से विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा। हालांकि तमाम विरोधों के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोई चाहते हैं हिंदी पढ़े पढ़ो, कोई चाहते हैं अंग्रेजी पढ़े पढ़ो। अगर बंगला एक ऑप्शन ना रहे, आपको तो हम नहीं बोला इंग्लिश हिंदी नेपाली मत पढ़ो, आप लोग करके अगर पहाड़ के लिए हम चौथा लैंग्वेज बंगाली करते हैं तो एडवर्ड को, तो क्या ऐतराज है? विरोध प्रदर्शन के चलते हजारों पर्यटक पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं। अगर हम लोग अभी ट्रेन छूटती है तो हमारी आगे फ्लाइट और सब छूट जाएगा, बिकॉज वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हमारा सब कनेक्टिंग हमने बुक किया था। सो दैट इज आई डोंट नो, अब वापस आना होगा नहीं यहाँ पे कभी। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है, तो हम लोग को घर पे जाना है और यही हम लोग का मोटो है। टिकट जो बनाया 12 तारीख उसको भी कैंसिल करा करके घर ही जाना है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और निकाय चुनाव भी दोनों ने मिलकर लड़ा था। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार इस इलाके में अपना खाता खोला और दार्जिलिंग की 32 सीटों में से 1 पर जीत हासिल की। ये पूरा इलाका गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गढ़ रहा है। जीजेएम लंबे समय से बंगाल से अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर आंदोलन करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर दिल्ली की सियासत में केजरीवाल और कपिल मिश्रा के बीच ड्रामा बदस्तूर जारी है। बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा को मुख्यमंत्री केजरीवाल के जनता दरबार जाने से रोक दिया गया। कपिल मिश्रा केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का दावा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब कपिल मिश्रा को जनता दरबार में जाने से रोका तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भजन गाना शुरू कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल और कपिल मिश्रा के बीच चल रहा सियासी ड्रामा जारी है। भ्रष्टाचार पर पोल खोलने के मकसद से कपिल मिश्रा केजरीवाल के जनता दरबार पहुंचे। अंदर जाने से रोके जाने पर कपिल ने जमकर ड्रामा किया। उन्होंने केजरीवाल के घर के सामने ही समर्थकों के साथ
भजन कीर्तन शुरू कर दिया। कपिल मिश्रा ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वो केजरीवाल के जनता दरबार में जाकर घोटालों की पोल खोलेंगे। जरूर आएंगे, अखबार में विज्ञापन देके बुलाते हैं केजरीवाल दिल्ली की जनता को शिकायतों के लिए मिलने के लिए। आज तो ऐसा लग रहा है कि जनता दरबार धोखा है। कपिल मिश्रा अपने करीब 20 समर्थकों के साथ सीएम आवास के बाहर पहुंचे थे। केवल 7 लोगों के प्रवेश की इजाजत होने के बाद भी कपिल अपने सभी 20 समर्थकों के साथ अंदर जाने की जिद कर रहे थे। वो अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। मंत्री पद से हटाने के बाद से ही कपिल मिश्रा केजरीवाल पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। वो आए दिन केजरीवाल को लेकर नए खुलासे कर रहे हैं। कपिल मिश्रा भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल से सफाई मांग रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कपिल मिश्रा की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की नई औद्योगिक नीति के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ अपनी सहमति भी दे दी है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तुतिकरण के दौरान नीति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया और इसमें संशोधन के बारे में अपने कुछ सुझाव भी दिए। लालू के बड़े बेटे और बिहार के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव 3 दिन की तीर्थ यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त तेज प्रताप ने ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। तेज प्रताप के साथ उनके करीब 10 साथी भी वृंदावन आए हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर आज दोपहर एक बड़ा विमान हादसा उस वक्त टल गया जब दिल्ली से जम्मू आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट की लैंडिंग के समय उसके चारों टायर फट गए। हालांकि इस हादसे में यात्रियों के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस हादसे के बाद एयरपोर्ट के रनवे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके चलते उस रनवे पर विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को गैंगस्टर छोटा शकील के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को पता चला था कि छोटा शकील का सहयोगी जुनैद चौधरी पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई लेखक तारिक फतेह को अपना निशाना बनाना चाहता है। स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि छोटा शकील का गुर्गा पश्चिमी दिल्ली के भागीरथ विहार फेज 1 के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल कर्मियों को अपने कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार या सजा देने की व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने सबसे ऊपरी स्तर पर कुछ बदलावों से शुरुआत करने का सुझाव भी दिया, जिसे बेहतर नतीजे हासिल करने के बाद इसे जमीनी स्तर पर भी लागू किया जा सके। रेलवे में करीब 13 लाख लोग काम करते हैं और ये करीब 17 जोन और 68 मंडलों में बटा है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ के फैसले तक आधार अनिवार्य करने के सरकार के निर्णय पर रोक लगी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही IT रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड बनवाने और IT रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का फैसला आने तक पैन कार्ड बनवाने और IT रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास पैन और आधार कार्ड है उन्हें IT रिटर्न दाखिल करने के लिए इसे दर्ज करना जरूरी होगा। साथ ही ये भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनका पैन कार्ड अभी मान्य रहेगा और वो भी बिना आधार कार्ड के IT रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि आधार डेटा से कोई लीकेज ना हो, जाली पैन कार्ड ना बने, इसके लिए सरकार को सजा का प्रावधान बनाना चाहिए। लोगों के पास आधार कार्ड है उनके लिए अनिवार्य रहेगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है किसी कारणवश भी उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा और उनके जो भी पैन कार्ड के ट्रांजैक्शन है वो वैध माने जाएंगे, वो अवैध नहीं हो जाएंगे। ये सरकार, ये कोर्ट की आज बड़ी स्पष्ट निर्णय कोर्ट का आज आया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें एक विषय जो आपने डिग्निटी का यहाँ छेड़ा है वो प्रिवेसी के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि प्रिवेसी का मामला जब संवैधानिक पीठ के सामने है तो यही उचित रहेगा कि ये मामला भी संवैधानिक पीठ के सामने जाए। आज के इस फैसले में कोर्ट ने निजता के अधिकार के बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि यह मसला अभी संविधान पीठ के सामने लंबित है।
पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के आधार को स्वैच्छिक रखने की बात की थी, लेकिन सरकार उसे अनिवार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर 4 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की एक नई सुविधा केंद्र सरकार ने मई में शुरू की थी। सरकार ने इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आगे दिखाएंगे आपको कि कबीर की आज कितनी जरूरत है, लेकिन इससे पहले बता दें अब एक और बड़ी खबर। चारा घोटाले मामले में हाल में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सीबीआई के आदेश के बाद चारा घोटाला मामले में रांची पहुंचे लालू प्रसाद पर अब देवघर कोषागार भ्रष्टाचार मामले की 3 धाराओं में मुकदमा चलेगा। वहीं इस मामले के एक और आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक केस का फैसला हो चुका था 20 RC का, उसके बाद भी 4 केस यहाँ चल रहे थे, तो उसी को निरस्त करने के लिए हमने झारखंड हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई। न्यायालय को अवगत कराया कि हम लोग 313 CRPC के तहत हमारा स्टेटमेंट हो गया था, इसलिए हमको कोई भी प्रोसिक्यूशन विटनेस को रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम अपने डिफेंस में कुछ गवाहों का नाम देंगे और जिसका हम लोग एग्जामिन कराएंगे कोर्ट में। और आगे देखेंगे फातिमा शेख के किस फोटोग्राफ पर बचा है बवाल, लेकिन इससे पहले देखिए लीगल टॉप 5 खबरें। सीबीएसई ने नीट के नतीजे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सोमवार यानी 12 जून को सुनवाई करेगा। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने 8 जून को नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जोधपुर के बहुचर्चित ANM भवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले की आरोपी इंदिरा बिश्नोई को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। इंदिरा की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इससे पहले कोर्ट में इंदिरा ने खुद को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए रिमांड पर विरोध जताया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुंबई में सायन कोलीवाड़ा में जीटीबी की 25 बिल्डिंगों के नागरिकों ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीएमसी ने 50 साल पुरानी इमारतों की हालत को देखते हुए पिछले हफ्ते खाली करने और उन्हें गिराने का नोटिस दिया था। दायर याचिका में बीएमसी के नोटिस को निरस्त करने, नागरिकों को बिल्डिंग की मरम्मत करने की अनुमति देने और हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की मांग की गई है। डिग्री कॉलेजों में बीएड के मानदेय टीचरों के समायोजन के बाद दूसरे कॉलेज में ज्वाइनिंग कराने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। और आमिर खान की ब्लॉकबस्टर मूवी दंगल में गीता फोगाट का किरदार निभाने वाली फातिमा सना शेख एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। फातिमा के लेटेस्ट 1-2 तस्वीरों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर न तहलका मचा रही हैं, बल्कि इस वजह से उन्हें आलोचना भी सहनी पड़ रही है। इसमें फातिमा शेख एक स्विम सूट में अपनी तस्वीरों के साथ सामने आई थी। एक नए तरह के उन्होंने एक पूरा फोटो सेशन कराया और इस वक्त वो आमिर खान के साथ शूटिंग कर रही हैं एक फिल्म की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्विम सूट में उन्होंने एक नया फोटो सेशन कराया और इसको जब सोशल मीडिया पर डाला गया वो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला और उसके बाद लगातार वो विवादों में आ गई। और रमज़ान का महीना है ये कहते हुए ये कहा गया कि इस तरह के फोटोग्राफ्स उनको नहीं खिंचवाने चाहिए थे। और कुछ ऐसा ही मसला दीपिका पादुकोण के साथ भी हुआ है। उनकी भी एक नई ताज़ा तस्वीर आई है जिसमें वो एक सोफ़ा पर बैठी हुई हैं हाई हील्स पहने हुए, जिसको लेकर लोग काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उधर ब्रिटेन में हुए मध्यावधि चुनाव के नतीजे त्रिशंकु रहे हैं। टेरेसा मे के मध्यावधि चुनाव कराने के दाव उन पर उल्टा पड़ गया है और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। शुक्रवार को हुई मतगणना में हालांकि कंजर्वेटिव सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को 650 में से कुल 318, जबकि विपक्षी लेबर पार्टी को 261 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए किसी भी दल को 326 सीटों की दरकार है, यानी इस बार ब्रिटेन में मिलीजुली सरकार बन सकती है।
कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे का समय से 3 साल पहले आम चुनाव कराने के फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। उनकी पार्टी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन बहुमत से दूर रहने के कारण अब उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि थेरेसा मे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और माना जा रहा है कि कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर उनकी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। 2015 में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 331 सीटें मिली थीं और उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। इस चुनाव को ब्रेक्जिट चुनाव के तौर पर देखा जा रहा था और अब इस मौजूदा परिणाम को उन 48% लोगों की उम्मीद की किरण समझा जा रहा है, जिन्होंने जून 2016 में हुए जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए वोट दिया था। आखिरी परिणाम आने से पहले थेरेसा मे ने कहा था कि ब्रिटेन को स्थिरता की जरूरत है। इधर विपक्षी लेबर के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि राजनीति बदल गई है और मुझे नतीजों पर गर्व है और उम्मीद का मतदान हुआ। प्रधानमंत्री ने चुनाव की घोषणा की क्योंकि वो जनादेश चाहती थीं और जनादेश ये है कि वो हार गई हैं। इन चुनावों में भारतीय मूल के लेबर पार्टी के 2 ब्रितानी उम्मीदवार प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह ने जीत दर्ज की। प्रीत पहली सिख महिला सांसद हैं और तनमनजीत पहले पगड़ीधारी सांसद होंगे। प्रीत कौर गिल समेत 200 महिलाओं ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और ये पहली बार है जब ब्रिटेन में इतनी संख्या में महिलाएं सांसद चुनी गयीं। इससे पहले साल 2015 में हुए चुनाव में 191 महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। और देश विदेश की तमाम खबरों के बाद बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो खबर तो से ज़्यादा अपनी संस्कृति की पहचान है। आज संत कबीर दास की जयंती है। उस कबीर ने जिसने 14वीं सदी में पोंगे पंडितों और मुल्ले मौलवियों के कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी और इस लिहाज से कबीर मीडिया वालों के काफ़ी करीब के दिखते हैं। उस कबीर की जयंती है आज, जिसे कोई संत, कोई क्रांतिकारी तो कोई समाज सेवी कहता है। वो कबीर ही है जिसे कोई हिंदू कहता है तो कोई मुसलमान बताता है। कबीर का धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्म से परे नहीं था, बल्कि किसी भी धर्म की मूल भावना से जुड़ा हुआ था और कर्मकांड विरोधी था। आज के दौर में जब सनातनी हिंदुत्व का विश्व बंधुत्व भाव कहीं खो गया है, कर्मकांडों, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसी बुराइयों ने दोनों धर्मों को ग्रस्त कर रख लिया है, ऐसे में आज कबीर बहुत याद आते हैं। लेकिन क्या होता अगर कबीर आज जिंदा होते? क्या कबीर की तपिश भरी वो तमाम बातें हम सहज ढंग से पचा पाते? आज जिस तरह से हमारा समाज जितना ओपन है उतना ही ज़्यादा संकीर्ण हो गया है। इस संकीर्ण समाज में क्या कबीर की बातें हम समझ पाते? देखिए इस खास रिपोर्ट में। वो कबीर ही थे जो 14वीं सदी में मुस्लिम धर्म से जुड़ी बुराइयों की खुलकर आलोचना कर रहे थे और उन्हें उनके धर्म का मर्म बताते हुए कहा था, सुरा जो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। कबीर के उस दीन को अगर मुसलमान आज समझ पाते तो शायद दुनिया में आतंकवाद कभी जन्म नहीं लेता। हालांकि आतंकवाद की कई वजह और भी हैं, लेकिन कट्टरपंथ ने नासमझ लोगों को फुसलाने में खासी भूमिका अदा की। इसी नासमझी की वजह से दोनों सांप्रदायिकताएं एक दूसरे को मोटा कर रही हैं। प्रतिक्रिया में हिंदू कट्टरपंथ भी पनपता जा रहा है। वही हिंदुत्व जो वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना का हामी था, आज हिंसा को प्रेम से जीतने के बजाय प्रति हिंसा का उपदेश दिया जा रहा है। कबीर इसके एकदम खिलाफ थे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोहा पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर बताते हैं कि प्रेम ही मानव धर्म है, लेकिन हालत यह है कि आज देश में प्रेम का संदेश देना मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया गया है। कौमी एकता और भाईचारे की बात को मुसलमानों का समर्थन करने वाली माने जाने लगी हैं। पोंगे पंडित भगवा पहन त्रिशूल उठाकर एक नई हिंदू कौम तैयार करने पर उतारू हैं, जो धर्म के नाम पर हिंसा करने को आमादा हो जाएं। लेकिन वो कबीर ही थे जो कहते थे, सोई हिंदू सो मुसलमान, जिनका रहे ईमान, सो ब्राह्मण सो ब्रह्म ज्ञाला, काजी जो जाने रहमान। कबीर का धर्म मानव धर्म था।
वो मानव धर्म जो किसी भी धर्म का मूल है। बाकी सब तो अपने फायदे में की गई गठजोड़। जब धर्म के नाम पर मंदिरों में भगवानों को कैद कर लिया गया तो भक्ति आंदोलन ने उन्हें मुक्त कराया। कबीर वही भक्त कवि हैं जिन्होंने कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो साहस कबीर का ही था कि काशी के पंडों और धर्म के ठेकेदारों से लोहा लेकर उन्हें हिंदुत्व के सही मायने सिखाते रहे। कबीर कहते रहे, संतो पंडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, आत्म राम पलक में दिन से रुधिर की नदी बहाई। आज हिंदू धर्म में वही जातिवाद और भेदभाव का दानव विकराल होता जा रहा है जिसके खिलाफ कबीर ने अकेले मोर्चा लिया था। भगवान को मंदिरों के बजाय मन में तलाशने का उपदेश दिया था और भेदभाव खत्म करने का भी संदेश दिया। गुप्त प्रकट है इक्के दुधा, काको कहिए वामन शुद्रा, झूठो गर्व भूलो मति कोई, हिंदू तुर्क झूठ कल दोई। लेकिन कबीर के संदेश भी हिंदू कट्टरपंथियों को कृपाण की तरह लगते थे। राजनीति ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी को सिर्फ दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो खुद को कट्टर हिंदू मानता है और एक जो इसका विरोधी है। जो हिंदू कट्टरपंथ का विरोधी है उसे हिंदू विरोधी कहा जाने लगा। ऐसे में राजनीति की शब्दावली बदलने की जरूरत है। कबीर की सांप्रदायिक सौहार्द और सर्वधर्म संभाव के संदेश को समझने की जरूरत है। कट्टरपंथ से लड़ाई लड़ने के लिए कबीर बनने की जरूरत है और कबीर की तरह ही हिंदू तुर्क दोनों के कट्टरपंथ से लड़ने की बात करनी होगी। इसलिए कबीर दोनों को एक साथ समदेश देते थे। वो कबीर ही थे जो पूछ सकते थे कि ना जाने तेरा साहब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहिरा है। पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है। अंदर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। कबीर कहते हैं कि हर दिल में एक कबीर है। वो कबीर है, वही सदगुरु है, वही भगवान राम, रहीम, रहमान तक ले जाता है। बस जरूरत है हर दिल में बसे कबीर को जगाने की। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। और आज जिस समाज में हम जीते हैं, जब जब कबीर को पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि वाकई यदि आज कबीर इस समाज में आ जाएं तो शायद ये समाज उन्हें अपना न पाए। दर्द ये है कि आज कबीर को समझने का माहौल ख़त्म होता जा रहा है। दोनों तरफ की सांप्रदायिकता ने देश के बौद्धिक वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया है कि इस प्रदूषित हवा में अगली कई पीढ़ियों को सांस लेना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि 14वीं सदी में कबीर हो सकता था, लेकिन आज के दौर में क्या कबीर का हो पाना संभव है? सोचने लायक बात यह है कि 600 साल बाद समाज आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है या वाकई हम आगे बढ़ पाए। सामाजिक सौहार्द का खत्म होना कबीर के खत्म होने जैसा है। तो कबीर को याद करते हुए अब बात इतिहास की कर लेते हैं। नौ जून 1898 में चीन ने हांगकांग को 99 सालों के लिए ब्रिटेन को लीज पर दे दिया था। 9 जून 1964 में जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे और 9 जून 1975 में ब्रिटेन की संसद की कार्यवाही का आम जनता के लिए सीधा प्रसारण शुरू हुआ था। 9 जून 2011 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वाहन चलाने पर 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 2011 में ही भारत के मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन का लंदन में निधन हुआ था। तो कबीर की बात चल रही थी। 9 जून जब कबीर की जयंती होती है, झीनी रे झीनी बिनी चदरिया, इतनी बड़ी बात कबीर ही कह सकते थे। उनका राम और रहीम मंदिर मस्जिद में नहीं रहता था, दिल में रहता था। इसीलिए वो चित्त साफ करने की बात कहते थे, ईश्वर के दिए इस जन्म को साफ सुथरा रखने की बात कहते थे, जिसके लिए मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत ही नहीं थी। कबीर ने ही दबी कुचली निचली जातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ चेतावनी दी, आवाज उठाई। उन्होंने कर्मकांड के नाम पर शोषण और दमन करने वाले द्विज वर्णों के चुंगल से ईश्वर को छुड़ाया और सबके लिए ईश साधना को आसान कर दिया। मस्जिद से खुदा को निकालकर, मंदिर से देवता को निकालकर सबका खुदा और सबका देवता बनाने वाले कबीर ही हैं। तो इस दुआ के साथ कि बार बार कबीर इस दुनिया में आए और हमें इस तरह के नए मार्ग दिखाएं जहां सब बराबर हो जाए, जहां हम सब एक हो जाएं। चलिए आज देश की बात के सफ़र को यहीं ख़त्म करूंगी और कबीर के कुछ खूबसूरत भजनों के साथ आज आपको छोड़ जाती हूं। नमस्कार।